गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग्स। आज का जो टॉपिक है वो लगभग सभी ट्रेडों को कवर करता है, क्योंकि ये सेफ्टी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल करंट से, कि कैसे हम अपने आप को बचा सकें, कैसे हम इक्विपमेंट को बचा सकें और इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और ग्राउंडिंग का क्या कार्य है, हम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो सबसे पहले आता है इसमें कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं या कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके बारे में हमें जो है वो पूरी तरह से पता नहीं होता है। हमें उसके बारे में कोई भी ट्रेनिंग जो है वो नहीं होती है। कोई भी इंडस्ट्री में आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे जितनी मशीन्स होंगी या जितने भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो उनके बारे में पता नहीं है, कितने में वोल्टेज में काम करेगा, कितने में वो ऑफ होगा, वो पता नहीं होता है। तो उसके बारे में एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आता है आपका कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तब तक आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे जब तक आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कर लेते, उसके बारे में जान नहीं लेते। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है जिसको आप दूर नहीं कर पाए तो आप अपने सुपरवाइज़र को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, ये आपकी इंडस्ट्री से लेकर आपके घर में, इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यूज़ होती है, वहाँ पे ये सब के लिए जो है ये ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह मौजूद रहती है। हमें इसके जो संभावित खतरे होते हैं उनको पहचान कर जो है उनसे बचने के जो है उपाय जो है वो आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस टॉपिक के? ऑब्जेक्टिव है कि हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहचानेंगे जो बिजली के खतरे हैं उनको, कॉमन जो खतरे हैं उनको पहचानेंगे, और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में जानें। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक सर्किट चाहिए, तभी वो क्या होती है, पास जो है वो अपना सर्किट पूरा करती है। अगर उस सर्किट में कोई बाधा आती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अपना रास्ता जो है वो पूरा नहीं कर पाती है। दूसरा आता है आपका कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चालकों पर चलती है, चालकों पर फ्लो होती है, और उन चालकों के साथ साथ पानी, धातुएं और ह्यूमन बॉडी भी जो है अच्छे चालक हैं, उनके ऊपर भी वो आसानी से फ्लो करती हैं। इंसुलेटर जो होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं, उनमें जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उनके ऊपर फ्लो की जाए तो वो बर्न हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर, तो ह्यूमन बॉडी जो है एक अच्छा चालक है। तो अगला जो चीज़ है वो है कि आपको कभी शॉक लगा है? इलेक्ट्रिकल के शॉक्स जो हैं वो हम सभी को प्राय लगे होंगे, हमारी जो अनदेखी में या गलत कनेक्शन ठीक करते हुए या गलत वायर जोड़ते हुए या टूटी हुई वायर या जो आपका इक्विपमेंट है अगर वो करंट उसकी बॉडी में फ्लो हो रहा है तो हमें जो है शॉक लगा हुआ। लेकिन कितने एम्पियर का शॉक जो है वो जानलेवा है, और कितने एम्पियर का शॉक जो है वो जो है हमें सिर्फ शॉक ही देता है, झटका ही देता है। तो 3 मिली एम्पियर से ज़्यादा का जो शॉक है आपका, या 3 मिली एम्पियर तक का जो करंट है, वो सिर्फ हमें एक दर्दनाक जो है वो झटका देगा, एक पेनफुल शॉक देगा। पर 10 मिली एम्पियर तक का जो करंट है वो हमारी मसलों को जकड़ देगा, जकड़न पैदा करेगा मसलों में, और कई बार तो वो हमें छोड़ता नहीं है, फ्लो होता ही रहता है। उसके बाद 30 मिली एम्पियर का जो करंट है वो हमारे फेफड़ों को पैरालाइज कर देता है, कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देगा, और हमारे फेफड़े जो है फूलना वो बंद हो जाते हैं। फिर आता है 50 मिली एम्पियर करंट। तो 50 मिली एम्पियर करंट जो है वो हमारे हार्ट को जो है वो
जो है वो फूलना जो है वो बंद कर देता है। हमारे हार्ट का जो धड़कना है, जो हार्ट बीट है उसको बंद करते हैं। हमारा जो हार्ट है वो धड़कना जो है वो बंद कर देता है और खून जो है वो पंप होना बंद हो जाता है। 100 मिली एम्पेयर से लेकर 4 मिली एम्पेयर तक का जो करंट है वो हमारे हार्ट के साथ साथ हमारी स्किन को भी जो है वो बर्न करना शुरू करता है। और 4 एम्पेयर से ऊपर का करंट जो है वो हमारे हार्ट को पूरी तरह पैरालाइज कर देता है और हमारी बॉडी जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के खतरे तो डिफरेंट तरह के हैं। एक तो आपका माइनर शॉक, फिर बर्न्स, डेथ। तो ये करंट के हिसाब से जो है वो ये चीज़ें होंगी और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी पर पड़ेगा। फिर आता है आपका कि ओवरहेड लाइनों के लिए जो है मिनिमम 10 फीट का जो है वो गैप होना चाहिए। चाहे बिल्डिंग है चाहे ह्यूमन बॉडी है तो 10 फीट का कम से कम गैप होना चाहिए। और सभी इलेक्ट्रिकल टूल्स और इक्विपमेंट को हमें एक सेशन वाइज जो है वो इंस्पेक्ट करना है कि कोई तार टूटी तो नहीं है, ग्राउंडिंग जो की है वो ठीक है, अर्थिंग जो हमने की है ठीक है, कोई उनके जंक्शन बॉक्स खुले तो नहीं है, जो लूज़ वायर हैं उनको चेक करना है, प्रॉपर प्लग सॉकेट हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, जो हमारे MCB ELCBs होते हैं उनको चेक करना है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या बर्न तो नहीं हो रहे। सर्किट ब्रेकर ये आता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में। तो सर्किट ब्रेकर जो होते हैं आपके वो सिर्फ इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को नहीं करते। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर जो है आपके वो सिर्फ इक्विपमेंट को ही प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को नहीं करते। और कभी भी सर्किट ब्रेकरों को 120 वोल्ट या उससे अधिक वोल्टेज पर जो है वो रीसेट नहीं करना है। ठीक है, 120 वोल्ट से अधिक की सप्लाई पर कभी भी सर्किट ब्रेकर को रीसेट नहीं करना है। रीसेट तभी करना है जब वो ट्रिप हो जाए। फिर आता है आपका ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI। तो ये जो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर होते हैं ये जो है ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और इन्हीं की श्रेणी में आपके ELCB RCCB ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ELCB RCCB ये चीज़ें इसमें आती हैं क्योंकि ये पीपल को प्रोटेक्ट करती हैं, आदमी को प्रोटेक्ट करती हैं। और इनकी जो ट्रिप रेंज होती है वो 4 से लेकर 6 मिली एम्पियर तक होती है और इनको हम मंथली टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर आप देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड जो है होने वाला है या आप उसको संभावित मानते हैं तो हमेशा उससे दूरी बनाएं और उससे दूर रहें। तो ये भी प्रोटेक्शन में आता है कि ये आप देख रहे हैं किसी तार में कोई स्पार्किंग हो रही है या उसका जो इंसुलेशन है लूज़ है, ब्रेक हुआ है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। टर्मिनोलॉजी तो वायरों के बारे में हम जानते ही हैं सभी। तो जो आपकी फेस वायर होती है, ठीक है, वो हमेशा अनग्राउंडेड कंडक्टर होता है। ठीक है, उसको हम ग्राउंड नहीं करते। ठीक है, और उसके कलर जो हैं आपके रेड, येलो, ब्लू जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो होंगे, और कई जगह जो हमने ब्लैक को भी जो है वो इसमें माना हुआ है। और न्यूट्रल को वाइट, और न्यूट्रल हमेशा क्या होता है ग्राउंडेड कंडक्टर होता है। और उसके बाद ग्रीन या बेयर जो है कंडक्टर होगा वो आपका ग्राउंडेड होगा, उसको अर्थिंग बोलेंगे। ठीक है, अर्थिंग के लिए अगर हम ग्रीन वायर यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन उसका बाहर से उसका इंसुलेशन होगा। और अगर मोटरों के लिए कर रहे हैं तो हम GI की वायर यूज़ करते हैं तो क्या होगा वो बेयर होगा, उसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होगा।
ये सब जो टर्मिनोलॉजी है एक इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो मशीनें होती हैं उनमें ज़्यादातर जो है ब्लैक वायर जो है वो फेस के लिए, और न्यूट्रल के लिए वाइट, और ग्राउंडिंग के लिए ग्रीन वायर यूज़ की जाती है। और कई जगह जो है ग्रीन वायर के साथ में एक येलो सी लाइन होती है, ठीक है, तो वो भी यूज़ की जाती है। ग्राउंडिंग क्या है, तो इस चीज़ में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पूरा सर्किट इसमें बनाया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है इस तरफ, आगे फेस वायर जा रही है, ऊपर से ब्लैक है और अनग्राउंडेड है, और नीचे से जो है वो न्यूट्रल की वायर है, ठीक है। और इसके साथ जो है यहाँ पे हमने लोड जोड़ा हुआ है, ठीक है, और उस लोड को जो है हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, और न्यूट्रल को भी ग्राउंड किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपरली ग्राउंडेड सर्किट, इसको बोलेंगे प्रॉपरली ग्राउंडेड सर्किट। और ग्राउंड के लिए हमने जो है इसमें जो है वो यूज़ किया हुआ है आपका पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपरली ग्राउंडेड सर्किट हुआ, इसमें कोई भी फॉल्ट दोष नहीं है, क्योंकि आपका न्यूट्रल भी ग्राउंड है और साथ में आपका जो इक्विपमेंट है वो भी ग्राउंड है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर अर्थिंग। अब इस वर्ल्ड डायग्राम में देखें आप, इस वर्ल्ड डायग्राम में क्या है कि हमने यहाँ पे जो है एक फॉल्ट क्रिएट किया हुआ, यहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ पे आपका जो फेज वायर है यहाँ पे वो आपका ग्राउंड हो गया है, ये वाला ग्राउंड हो गया, और जो करंट है वो इस ग्राउंड वायर से होके जो है इक्विपमेंट से होके वो नीचे अर्थ में जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर कोई यहाँ पे इस इक्विपमेंट से हाथ लगाता है तो उसको शॉक लगेगा, उसको शॉक लगेगा। तो इस स्थिति में जो है सिर्फ यहाँ पे इक्विपमेंट जो है आपका वो बच रहा है, इक्विपमेंट जो है वो बच रहा है, लेकिन ह्यूमन जो है उसको करंट लग रहा है। अगर इसमें हमने सर्किट ब्रेकर यूज़ किया तो सर्किट ब्रेकर जो है ऑफ, इस स्थिति में ऑफ नहीं होगा। सर्किट ब्रेकर जो है वो इस स्थिति में ऑफ नहीं होगा, वो तब ऑफ होगा जब करंट उसकी क्षमता से अधिक हो जाएगा या कहीं पे जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब वो ऑफ होगा। इस स्थिति में वो ऑफ होगा। अगर आपने फ्यूज़ भी लगाया हुआ है तो इस स्थिति में फ्यूज़ भी आपका बर्न नहीं होगा। तो इस फॉल्ट कंडीशन में जो है वो शॉक लगने की संभावना पूरी है। अब इस डायग्राम में देखें कि इम्प्रॉपरली ग्राउंडिंग की है, ठीक है, या ग्राउंडिंग प्रोंग हमारी मिसिंग है, ग्राउंडिंग वायर टूटी हुई है, तो उस स्थिति में एक आदमी अगर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें आप कि ग्राउंडिंग वाली वायर जो है क्यों मिसिंग है, ग्राउंडिंग वाली वायर मिसिंग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस आदमी ने जो है इक्विपमेंट के साथ हाथ लगाया तो क्या हुआ, करंट जो आया वो मशीन के ऊपर, मशीन से जो है आदमी ने हाथ लगाया और मशीन से हाथ लगते ही इस आदमी की स्थिति से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर करंट की मात्रा ज़्यादा हुई तो जो है करंट, सारा करंट जो है ह्यूमन बॉडी से जो है ज़मीन की तरफ वो चला जाएगा। अगर उस आदमी, अगर वो इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उस आदमी के शरीर से वो सारा करंट जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा और एक सर्किट जो है यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो सर्किट पूरा हो रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, लेकिन ह्यूमन के लिए क्या है, एक जानलेवा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, एक बहुत जोरदार शॉक लगेगा। अगर करंट ज़्यादा है और आदमी जो है इंसुलेटेड है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा और वो दूर छिटक कर गिर जाएगा। लेकिन अगर उसका इंसुलेशन कमज़ोर है, ठीक है, बेयर फुट हैं उसके, नंगे पाँव हैं, तो तब वो जो है इस स्थिति में अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि जो है एक सर्किट इसमें पूरा हो रहा है। तो एक कंडीशन जो है इसमें जो है वो क्रिएट की गई है, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या है कि हमने अगर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, ELCB RCCB इसमें लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है उनके साथ जो है ग्राउंडिंग वायर भी लगती है, जो अर्थिंग वायर उनके साथ भी अटैच होती है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी करंट को जो है वो अगर वो ग्राउंड वायर में जा रही है, ठीक है, या जा रही है, तो उसमें क्या है
वो उसको सेंस करता है और उस सर्किट को बंद कर देता है कि जब तक वो सर्किट ऑन नहीं होगा, जब तक हम उस फॉल्ट को जो है वो दूर ना कर पाए। तो ये जो है आपकी ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन वाली जो है वो इक्विपमेंट है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है वो ऐसा होगा। अब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या है, तो हम इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका समझने का, वोल्टेज को हम क्या मान सकते हैं, वाटर प्रेशर मान सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए कि वाटर प्रेशर जो है वो मान लिया हमने। ठीक है, एम्पियर को मान लिया हमने आपका वाटर, एम्पियर को मान लिया वाटर। और इम्पिडेंस हमने मान लिया पाइप को, क्योंकि जब पाइप के अंदर जो है वो पानी आपका जाएगा तो वो उसमें फ्रिक्शन होगी। ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसी तरह सर्किट में जो है आपका वायर में भी कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ जो है वोल्टेज को कंज्यूम करता है। तो एक समझने का एक आसान सा तरीका है। फिर आता है आपका सर्किट जो होता है आपका वो रास्ता होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। सर्किट एलिमेंट, तो सर्किट एलिमेंट में बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। ठीक है, इसमें आपका पाथ भी आया, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आया, लोड भी आया, स्विच भी आया, वो सारी चीज़ें सर्किट एलिमेंट में आ गई जिनमें करंट फ्लो होगा। और फॉल्ट होता है आपका अनइंटेंडेड पाथ, कि ऐसा रास्ता कि जो हमने सर्किट के लिए बनाया नहीं है, सर्किट के लिए हमने वो रास्ता बनाया नहीं है और करंट जो है उस रास्ते जा रहा है। करंट के लिए वो रास्ता नहीं है, लेकिन करंट जो उसी रास्ते से जा रहा है, इसको बोलते हैं फॉल्ट कंडीशन। अब अर्थिंग करते हैं हम, तो अर्थिंग जो है वो करंट के लिए नहीं बनाई हुई है, वो तभी बनाई हुई है अगर करंट जो है गलत रास्ते में चला जाता है। ठीक है, तो ताकि वो अर्थ हो जाए, तो इसको फॉल्ट बोला जाता है। फिर ग्राउंडिंग क्या है, तो ग्राउंडिंग जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए की जाती है। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल जो है सेकेंडरी प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए होती है। ग्राउंड कंडक्टर कनेक्शन कैसे होने चाहिए, तो ग्राउंड कंडक्टिव जो कनेक्शन जो आपके होने चाहिए वो सिर्फ आपके इक्विपमेंट और अर्थ के बीच में, और न्यूट्रल और इक्विपमेंट के बीच में होने चाहिए। ठीक है, उसको हम ग्राउंडिंग कनेक्शन बोलेंगे। और इससे क्या होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, तो इससे एक लो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब जहाँ पे करंट आपका रेजिस्टेंस लो होगा, करंट उसी तरफ ही जाएगा। करंट हमेशा छोटे से छोटे रास्ता जो है वो देखता है, तो इसलिए करंट वहीं जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइव नहीं बोल सकते। ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वायर है आपकी, उसके ऊपर करंट फ्लो होगा तभी वो लाइव वायर वो मानी जाती है। और इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका तभी फ्लो होगा जब एक कंप्लीट सर्किट होगा, वो तभी फ्लो होगा। अब आता है आपका प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, तो ये जानना हमारा ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम इलेक्ट्रोकॉशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, उसका रास्ता और समय, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अपने रास्ते पे जा रही है और उसका समय है, तो हमें उससे जो है वो बचना है। ठीक है, ये हमारे झटका लगने के जो है वो कारण है। इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके रास्ते में हम आएंगे और उस समय आएंगे जब हम जो है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो तब हमें जो है वो झटका लगेगा। अगर हमने इसको प्रिवेंशन करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कीप अवे, हम दूर रह सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने प्रॉपर ग्राउंड की या अर्थिंग की हुई है, या फिर आपने सेफ्टी डिवाइस इसमें ELCB RCCB इसमें लगाए हुए हैं या सेफ्टी डिवाइस लगाए हुए हैं, तभी हम इससे बच पाएंगे। फिर डूज एंड डोंट्स जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो प्लग जो होता है आपका इक्विपमेंट का, वो आपने तभी जो है
वो स्विच के साथ जो है लगाना है जब उस स्विच की पोजीशन जो है वो ऑफ हो। ठीक है, स्विच की पोजीशन जो है ऑफ हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जो है वो अनप्लग तभी करना है जब उसका स्विच ऑफ हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने कोड को प्लग से जो है वो खींच लिया या इक्विपमेंट से खींच लिया। ठीक है, और कभी भी जो है जो आपकी कॉर्ड होती है, तार होती है, उसको गर्म पाइप के ऊपर, ठीक है, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको नहीं रखना है, नहीं तो उसका जो इंसुलेशन होता है वो बर्न हो जाता है। अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा तो जो कॉर्ड होगी, ठीक है, वो कट जाएगी, उसमें कट लग जाएगा और जिससे इलेक्ट्रिकल करंट लगने का खतरा जो है वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, हम अपने आप को सुरक्षित तभी मानते हैं या फ्रीली जो है वो स्वतंत्र दिमाग से काम कर पाएंगे जब हम अपनी तरफ से जो है पूरी तरह इंसुलेटेड हैं या आसपास का जो वातावरण है वो जो है हमारे लिए सुरक्षित है। हम तभी वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हमारा आसपास का वातावरण, तारें लटकी हुई हैं या कोई तार टूटी है, ठीक है, तो हमेशा डर लगा रहेगा, या हमारे जो आपके जो टूल्स होते हैं वो प्रॉपर इंसुलेटेड नहीं है तो हमें डर लगा रहेगा कि कभी हमें करंट जो है लग सकता है, और इस डर में जो है हमसे गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद हमेशा चेक करना है कि डैमेज पार्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, उनको दूर करना है। फिर डिफेक्टिव जो इक्विपमेंट होते हैं उनको प्लग के साथ जोड़ना नहीं, उनको चेक कर लेना, तभी प्लग के साथ उनको जोड़ना है। फिर चेक करना है कि आपकी वायरिंग खुली तो नहीं होगी है, इक्विपमेंट जो कॉर्ड है टूटी तो नहीं है, क्रैक तो नहीं हुई है, उनको चेक करना है। उसके बाद हमेशा डिफेक्टिव जो कोड कैंप्स होते हैं उनकी जगह पे उनको जो है वो चेक करना है, उनको दूर करना है। और जो पावर कॉर्ड्स होती है आपकी इक्विपमेंट की, ठीक है, उसको भी चेक करना है, और उसकी जो अटैचमेंट होती है, ठीक है, उनको भी सही तरीके से चेक करना है, कोई कनेक्शन ढीला तो नहीं है, कोई स्क्रू जो है वो ढीला तो नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन कोड जो है वो ऑफिस में यूज़ नहीं करनी है। जो ऑफिस होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो एक्सटेंशन कोड है वो पावर टूल्स के लिए जो है वो यूज़ नहीं करनी है। हमेशा जो है वो वायरिंग का प्रयोग, प्रॉपर वायरिंग का प्रयोग और प्रॉपर प्रोटेक्टिव डिवाइस का प्रयोग करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके लिए जो है वो डेंजर क्रिएट कर सकता है। जो एक्सटेंशन बोर्ड होती है वो पर्सनल यूज के लिए होती है और छोटे इक्विपमेंट के लिए होती है। और जो आपके एक्सटेंशन कोड होती है, ठीक है, तो उनके जो रिसेप्टर एंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी चेक करना है। ठीक है, टूटे हुए, मुड़े हुए, तो उनको जो है वो रिमूव करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे करंट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते, अप्लाइंसेज होती हैं, ठीक है, तो वो तभी आपने चलानी है अगर उनकी पावर ज़्यादा है, तो तभी यूज़ करनी है, ताकि वायरिंग करनी है, ताकि जो है जो वायरिंग है आपकी वो प्रॉपरली अर्थ हो। और हमेशा 3 पिन वाले प्लग का ही प्रयोग करना है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उनको सर्किट ब्रेकर और पैनल का जो है वो पूरा ज्ञान होना चाहिए। उन उस इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए, और वो उन इक्विपमेंट को डिस्कनेक्ट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, तो उनको उसके बारे में प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, वो तभी उसको ऑपरेट कर पाएंगे। जो भी आपका एम्प्लॉय है या जो भी वर्कर है उसको उस मशीन के बारे में प्रॉपर जो है वो ज्ञान होना चाहिए कि अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो मेन सप्लाई कहाँ है वो बंद कर सकें, ठीक है, चेक कर सकें, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो टेम्परेरी मटेरियल होता है आपका, ठीक है, तो उसको कभी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास जो है वो 3 फुट से कम दूरी में नहीं रखना है। ठीक है, या उसको रखना नहीं है, रखना है तो कम से कम 3 फुट की दूरी, और उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से रिमूव करना है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है, फ्लैश आती है, तो वो जो मटेरियल है वो उसमें आग लग सकती है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है होते हैं वो शॉक
का कारण बन सकते हैं। अगर उसमें जो है वो करंट वोल्टेज लीक हो रही है, करंट लीक हो रहा है, तो कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें ये फॉल्ट बार बार आ रहे हैं या हाई पावर की मशीन है, तो उनके ऊपर एक टैग लगाना है, डेंजर टैग, ताकि सबको पता लग सके कि ये जो मशीन है ये ज़्यादा पावर वाली है और इसके नज़दीक नहीं जाना है, नहीं तो जान के लिए खतरा है। फिर कुछ मिथ्स हैं, आपके मिसकंसेप्शंस हैं, तो इनको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस रास्ते को चुनती है, कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को चुनती है। तो ये सच्ची बात है, ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि करंट जो है हमेशा ऐसे रास्ते से गुजरना पसंद करती है उसको जहाँ कम रेजिस्टेंस हो। और इलेक्ट्रिसिटी वांट्स टू गो ग्राउंड, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर लोड के साथ जुड़ी नहीं है तो ग्राउंड में जो है वो जाना, या उसको ग्राउंड में वो जा पाती है, जा भी सकती है, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड में जा सकती है, ठीक है। फिर आपके जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके गिले हैं, ठीक है, गिरे हुए हैं, तो उनको तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक कि वो अच्छी तरह सूख ना जाए या उनको आप ड्राई ना कर लें, ठीक है। फिर ऐसी स्थिति में जो है उनको अलग रखना है और पूरी तरह ड्राई होने के बाद ही उनको प्रयोग करना है। फिर AC रिवर्स पोलैरिटी इज नॉट हजार्डियस, ठीक है। तो AC रिवर्स पोलैरिटी जो है वो खतरनाक है, ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी जो है खतरनाक होती है, जिस तरह से फॉरवर्ड उस तरह रिवर्स भी खतरनाक होती है, ठीक है। और हाई वोल्टेज जो है वो हमेशा जो है वो खतरनाक होती है। 120 वोल्ट जो है आपकी वो डेंजरस हो सकती है, ठीक है, डेंजरस हो सकती है अगर वहाँ उसमें करंट की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। अगर करंट की मात्रा 50 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है या 70 मिली 80 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है तो वो खतरनाक हो सकती है। हमेशा जो भी आपने टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, वो डबल इंसुलेटेड हों, ठीक है, और उनके क्लैंप जो हैं वो कभी भी गीले नहीं होने चाहिए, और गीले वाले स्थानों में जो है हमेशा डबल इंसुलेटेड पावर टूल का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और लास्ट में जो आता है आपका कि सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, तो हमेशा सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट ही होनी चाहिए, ठीक है। द सेफ वे इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, ठीक है। तो सेफ्टी में हम जैसे पढ़ते हैं कि सबसे पहले खुद की सुरक्षा, फिर मशीन की सुरक्षा, फिर कार्य की सुरक्षा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वर्कर ही सुरक्षित नहीं है तो काम जो है वो भी असुरक्षित होगा, ठीक है, काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अगर वर्कर जो सुरक्षित है तो काम भी आपका क्या होगा, वो भी सुरक्षित होगा। तो हमेशा सेफ्टी फर्स्ट। तो इसी के साथ ही जो है इसी जो आपका स्लोगन है तो हमेशा आप याद रखेंगे सेफ्टी फर्स्ट। तो इसको हमेशा याद रखना है, तभी आप जो है अपने और इक्विपमेंट और वर्क की सुरक्षा कर पाएंगे। इसके साथ ही थैंक यू।